हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक रहेंगे। जी हाँ, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वेरिएबल, आज उसके अंदर हम लोग आगे शुरू करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली। कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? मैथमेटिकली थ्रू इक्वेशंस, ग्राफ्स, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, रिलेशनशिप बिटवीन variables. Okay, graph can be upward sloping as in the case of positive, downward sloping in the case of inverse relationship. Variables are also depicted by special graphs होते हैं जिसमें टाइम सीरीज आता है, पर्टिकुलर वेरिएबल टाइम टू टाइम कैसे मूव होता है, स्कैटर आता है, टू और मोर रिलेशनशिप्स बताने के लिए एक ही ग्राफ में। तो ऐसे हम लोग अलग अलग रिलेशंस हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है कैजुअल रिलेशन। तो अ कैजुअल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स व्हेन द वैल्यू टेकन बाय वन वेरिएबल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस और डिटरमाइंस द वैल्यू टेकन बाय द अदर। एक के वजह से सीधा सीधा दूसरा भी चेंज होने वाला है, ठीक है, डायरेक्टली। इन अ कैजुअल रिलेशनशिप द डिटरमाइनिंग वेरिएबल इज कॉल्ड एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। प्राइस के वजह से डिमांड, तो इसके वजह से दूसरा डायरेक्टली चेंज हो रहा है ना। सो प्राइस जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है वेरिएबल, क्या है जो डिटरमाइन कर रहा है, वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वेरिएबल इट डिफाइंस इज कॉल्ड एज द डिपेंडेंट। इसके वजह से क्वांटिटी डिमांड डिफाइन हो रहा है ना, तो दूसरा वाला वेरिएबल है, क्या है? वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। टू वेरिएबल्स आर अनरिलेटेड। क्या है? एक दूसरे से अनरिलेटेड है। व्हेन द डिपेंडेंट इज कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ प्राइस के चेंज होने से अगर डिमांड को कोई फर्क पड़ रहा नहीं है तो वो वहां पे कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट रिलेशन है ये लोग का। ये लोग का रिलेशन प्राइस से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल को कोई फर्क पड़ रहा नहीं है। Two variables are unrelated when the dependent variable is constant regardless, ठीक है। The value of dependent variable को affect कहते हैं। प्राइस के वजह से डिमांड, प्राइस is the cause, डिपेंडेंट जो है वो वेरिएबल, इंडिपेंडेंट is the cause, dependent is the effect, ठीक है। is determined by the value of the independent when the other factors that might affect, वो सारे टू फैक्टर्स के अलावा जितने भी है, ठीक है, चेंज the graph of the relationship will most likely to shift to new location. फिर आता है linear relationship, when variables can have a linear relation और a graph, ठीक है, तो illustrate कर सकते हैं, बता सकते हैं तो straight line में, तो it is called as a linear relation. linear graph हम लोग ने ऑलरेडी बनाया होगा, हम लोग को आता होगा। इन केस ऑफ नॉन लीनियर रिलेशन के जहाँ पे ग्राफ बना के कर्व स्ट्रेट लाइन का बना के हम लोग नहीं स्टडी कर सकते, कर्व्ड लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, क्या होता है? कर्व्ड लाइन होता है। सो इट्स अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप। क्या होता है? नॉन लीनियर रिलेशनशिप। फिर आता है डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये अगर पॉजिटिवली बढ़ रहा है तो दूसरा भी सेम डायरेक्शन में बढ़ रहा है, सो इट्स अ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप्स अकर व्हेन वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। क्या लिखा है? मूव इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज दे इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर। दोनों या तो बढ़ रहे या तो दोनों कम हो रहे हैं। अ रिलेशनशिप इन विच टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिव रिलेशनशिप। जहां पे दोनों या तो बढ़ रहे या तो दोनों कम हो रहे, तो वो हमारा डायरेक्ट रिलेशन या पॉजिटिव रिलेशन कहते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप इज वन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। इनकम बढ़ा, कंजम्पशन भी बढ़ेगा। इनकम कम हुआ, कंजम्पशन भी कम होगा, ठीक है। सिमिलरली अ डिक्रीज इन कंजम्पशन accompanies decrease in income. Another example is the relationship between the price and quantity supplied. प्राइस बढ़ा तो प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करेगा, प्राइस कम हुआ तो प्रोड्यूसर कम सप्लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद when two variables have a positive relationship, an increase in the value of one variable is associated with the increase in the value of other variable. एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो इसके वजह से कर्व स्लोप्स अपवर्ड। हम लोग ने देखा है सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्या होता है? अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व होता है। इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप,
एक बढ़ रहा है तो उसके वजह से दूसरा कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो उसकी वजह से दूसरा कम हो रहा है, या एक कम हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरा बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं। इनवर्स रिलेशनशिप अकर व्हेन द वेरिएबल मूव और चेंज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या है, क्या हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। दैट इज वन गोज अप द अदर वन गोज डाउन। फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्ट प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होता है, प्राइस अगर कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है। ठीक है, व्हेन द प्राइस ऑफ पेन गोज अप द क्वांटिटी डिमांडेड और बॉट गोज डाउन। Two variables have negative relationship when an increase in the variable of one variable is associated with decrease in the value of another variable. So यहाँ पे जो slope होगा, curve होगा, that will be downward sloping. कौन सा होगा, downward sloping। तो डिमांड का हमेशा हम लोग देखते हैं कौन सा स्लोप होता है, downward sloping होता है। कौन सा स्लोपिंग होता है, downward sloping होता है। Importance of economic variables. In economics, variables play a crucial role as indicators that reveal current trends in the economy. मतलब इकोनॉमी में अभी क्या चल रहा है वो बता रहे हैं। इकोनॉमिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स, वो सिर्फ ऐसे फैक्ट्स नहीं याद कर रहे, इट इज अबाउट सॉल्विंग द पजल्स कि ये अगर ऐसे होगा तो वो कैसे होगा। ठीक है, क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर देने, तो उसके लिए इकोनॉमिक टूल्स को हम लोग यूज़ करते हैं। फंक्शंस, रिलेशंस, वेरिएबल्स, प्रिंसिपल्स जो हम लोग बनाते हैं ना, वो यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग जो इकोनॉमिक ट्रेंड्स चल रहा है, या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे आ रहा है, तो वो ट्रेंड स्टडी करने के लिए हम लोग को ये बिजनेस इकोनॉमिक टूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ग्राफ, प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रहे, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या आ रहा है, ठीक है, रेशियो क्या है, रिलेशन क्या है, तो ये सब चीज़ों, अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमी, ट्रेंड क्या चल रहा है कंट्री के इकोनॉमी के अंदर, तो उसके लिए हम लोग को ये टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हुए, वेरिएबल हेल्प अस कॉम्प्रीहेंड, मतलब अंडरस्टैंड करो, दिमाग में डालो, कॉम्प्रीहेंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमी का ग्रोथ कैसे जा रहा है, प्राइस कैसे फ्लक्चुएट हो रहे हैं, या इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है। वेरिएबल्स हेल्प अस टू ट्रैक कर रहे कि भाई इकोनॉमिक टर्म्स अपन किधर पहुंचे हैं, एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, इनकम कितना है, कंजम्पशन कितना है। दे प्रोवाइड इनसाइट्स कि भाई फैक्टर्स जिसके वजह से हमारी इकोनॉमी चेंज हो रही है, इनकम, इन्वेस्टमेंट, वो सब हम ट्रैक कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, एडवांस कितना हो रहा है टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, कितना परचेस कर रहा है, गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज बना रही है, ये सब चीज़ें हम लोग ट्रैक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि भाई इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कितना है। तो ये सब ट्रैक करने के लिए, जानने के लिए, स्टडी करने के लिए, एनालाइज करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, तो हाँ, इकोनॉमिक टूल्स जो है हमको वो यहाँ पे काम आता है, वेरिएबल्स काम आता है। फॉर इंस्टेंस जीडीपी रिफ्लेक्ट्स ओवरऑल इकोनॉमी का परफॉर्मेंस क्या है, इन्फ्लेशन रेट से पता चलता है प्राइस लेवल कितना चेंज हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट से पता चलता है कि भाई लेबर मार्केट में कंडीशन क्या है। उसके बाद ये तो मैं इकोनॉमी के बारे में स्टडी किया, अब वो स्टडी करके मैं पॉलिसीज़ बनाऊंगा सो दैट जो इकोनॉमी में उथल पथल चल रही है ना, उसको सही करने के लिए मुझे उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो करना है पॉलिसी मेकर्स को, उसके लिए भी बिजनेस टूल्स जो ये वेरिएबल्स है वही काम में आने वाले ना। तो policy makers rely on variables to design the effective economic policy so that उसका इफेक्ट बराबर हो, जो उथल पथल चल रही है वो सही हो सके। तो उसके लिए हम लोग को वेरिएबल पढ़ाना, जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग एनालाइज करते हैं वेरिएबल्स लाइक जीडीपी, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट्स कैन, सो दैट ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो इससे गवर्नमेंट कैन टेलर द पॉलिसीज़, बना सकती है अपनी पॉलिसीज़, सो उससे हमारी इकोनॉमी थोड़ी स्टेबलाइज हो, उसके बाद ग्रोथ हो, एंड जो सोसाइटी की हमारी नीड्स है वो हम लोग फुलफिल कर पाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर फॉर्मुलेटिंग मॉनिटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक एडजस्ट द इंटरेस्ट रेट। इकोनॉमिक वेरिएबल जानता है कि इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, इनकम कितना है, कंजम्पशन कितना है, उसके हिसाब से सेंट्रल बैंक अपना बैंक रेट निकालता है, पॉलिसी बनाता है। ठीक है, फिर प्रेडिक्शन करना है, मुझे कुछ फोरकास्ट करना है कि आगे इकोनॉमी में क्या होने वाला है, सो दैट बेस्ड ऑन दैट वी कैन मेक द सर्टन प्लानिंग्स अकॉर्डिंगली, वी कैन मेक द सर्टन
प्लानिंग्स अकॉर्डिंगली, तो उसके लिए भी वेरिएबल्स का स्टडी करना है अपने को। तो वेरिएबल क्या अलाउ करता है इकोनॉमिस्ट को, भाई वो इंफॉर्मेशन मिले उसको और वो इंफॉर्मेशन के बेस से वो प्रेडिक्शन कर पाए। जो उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इंफॉर्मेशन के बेस पे वो इन्फॉर्म्ड प्रेडिक्शन क्या कर रहा है कि भाई ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, बिकॉज ट्रेंड में ऐसा होता आया है। तो वो वेरिएबल्स जब स्टडी करेगा तब वो इन्फॉर्म्ड प्रेडिक्शन निकाल पाएगा वो, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट रेट स्टडी करेगा, एक्सचेंज रेट स्टडी करेगा, इन्वेस्टमेंट स्टडी करेगा, तो इससे वो एंटीसिपेट कर पाएगा कि फ्यूचर में इकोनॉमिक कंडीशन क्या होने वाली है अपनी। अभी अपने को इकोनॉमिक कंडीशन फ्यूचर की पता चली, ऐसा हो सकता है जो शायद डिजायरेबल ना हो, तो भाई काम करो इकोनॉमिक प्लानिंग कर लो, वैसे ही पॉलिसीज बना लो। तो इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए अपने को वेरिएबल स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ, स्वाहा। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, भाई कितना नंबर, ठीक है, जीडीपी कितना बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा, ग्रोथ रेट कितना हुआ, तो ये सब क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो करना है उसके लिए वेरिएबल पढ़ना जरूरी होता है। सो वेरिएबल एनेबल द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, द रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल हाउ वेरिएबल्स मूव टुगेदर। फॉर एग्जांपल जीडीपी और इन्वेस्टमेंट का क्या रिलेशन है, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। क्रूड ऑयल की वजह से एयरलाइन के स्टॉक प्राइस कैसे चेंज हो रहे हैं। वन वेरिएबल के बेस पे दूसरा अगर हम लोग को स्टडी करना है तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, तो उसके लिए हमको वेरिएबल का स्टडी कर रहे हैं। कंपैरेटिव, एक टाइम पीरियड में दूसरे टाइम पीरियड के साथ एक वेरिएबल अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि आज हम लोग की इकोनॉमी का क्या स्टेटस है और 10 साल पहले हमारा स्टेटस क्या था, तो टाइम पीरियड कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए भी हमको वेरिएबल पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। फिर अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रैकिंग द ट्रेंड्स, कि भाई अभी इकोनॉमी में कुछ सालों से क्या होते आ रहे हैं, वो ट्रेंड्स देखो, वो अंडरस्टैंड करो एंड अकॉर्डिंगली बिहेव करना है। वेरिएबल हेल्प अस टू ट्रैक द इकोनॉमिक ट्रेंड्स। फॉर एग्जांपल जीडीपी अपने को रिफ्लेक्ट करता है कि भाई इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा है, इन्फ्लेशन रेट से अपने को प्राइस लेवल पता चलता है, अनएम्प्लॉयमेंट से मार्केट के बारे में पता चलता है। फिर उसके बेसिस पे हम लोग बिजनेस के डिसीजन ले सकते हैं। जब हम लोग इकोनॉमी का परफॉर्मेंस ट्रैक कर रहे हैं तो उससे हमको पता चलेगा भाई मार्केट में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। फॉर्म्स कंसिडर द वेरिएबल्स फॉर डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल डिमांड स्टडी करते हैं तो उससे कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या है वो पता चलेगा। कॉस्ट स्टडी करते हैं तो प्रोडक्शन करना चाहिए कि नहीं वो पता चलेगा बिजनेस को, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस डिसीजन के लिए भी इकोनॉमिक्स वेरिएबल का स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। देखो भाई कोई भी बात है, इकोनॉमी हम लोग जानेंगे तो उससे पता चलेगा इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में डालना है या नहीं डालना। अगर मार्केट अभी ठंडा चल रहा है तो इन्वेस्टमेंट डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर मार्केट अभी हाई चल रहा है तो बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट है। तो इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटेजीज होती है, कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है, कॉस्ट रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, तो वो हम लोग को इकोनॉमिक वेरिएबल्स के थ्रू पता चलता है। सो इन्वेस्टर यूज वेरिएबल सच एज स्टॉक प्राइजेस, ठीक है, इन्फॉर्म डिसीजन, सारा कुछ स्टडी करके। इन्फॉर्म डिसीजन क्या होता है, इन्फॉर्म मतलब सारा रिसर्च, सारा एक्चुअल डेटा पता होने के बाद अगर कोई डिसीजन आप लेते हो, सो दैट इज इन्फॉर्म्ड डिसीजन, इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ले रहे हैं। वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द स्टॉक प्राइस देमसेल्फ। फिर आता है इंटरेस्ट रेट, इम्पैक्ट बॉन्ड यील्ड्स, इन्वेस्टमेंट एंड डिसीजन, कि कहाँ से कितना पैसा आने वाला है, जनरेट होने वाला है, प्रॉफिट आने वाला है, नहीं आने वाला है, इसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है। तो जी हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपना ये आंसर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर लो। आगे के वीडियो में ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, तो मिस मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।